हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है कि पैराटोलुडीन की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। ये चैप्टर नंबर 13 का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है पैराटोलुडीन की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। तो देखो इसका हम संरचना देखते हैं और IUPAC नाम। आपने जब एमीन्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने पैराटोलुडीन को पढ़ा होगा। उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, बेंजीन वलय होती है, उसमें एक तरफ NH2 किसी एक पोजीशन पर और उसकी पैरा पोजीशन पर मेथिल समूह जुड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेथिल के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, NH2, या NH2 के पैरा पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह। तो ये जो कंपाउंड होगा ये होता है आपका पैराटोलुडीन। क्या होता है, पैराटोलुडीन। इस पैराटोलुडीन की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आपकी संरचना हो गई, और हम यदि इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC जो नाम है वो इसका हम देख लेते हैं अभी। तो देखो भाई इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इस कंपाउंड को हम एनिलीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। और इसमें इस कार्बन को हम कार्बन संख्या 1 नाम दे देंगे। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 पर कौन है भाई, मेथिल। तो ऐसे लिख देंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। और इसे एनिलीन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो ये इसका कौन हो गया, IUPAC नाम हो गया, 4 मेथिल एनिलीन। क्लियर है। इसका एक नाम और हो सकता है, ये एनिलीन को बेसिकली ऐसे भी बोला जा सकता है, बेंजीन और एमीन। 4 मेथिल बेंजीन एमीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, अथवा करके दूसरा नाम जो होगा वो ये भी हो सकता है, 4 मेथिल बेंजीन एमीन, 1 एमीन भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो पैराटोलुडीन की संरचना एवं IUPAC नाम 1 नंबर का सवाल आएगा आपके यहां पे। तो संरचना और IUPAC नाम आपको इस प्रकार से देना है। क्लियर है। अगला सवाल देखो, इसे हम साफ करते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। अगला सवाल, दूसरा सवाल है हमारा कि बेंजिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होती है, क्यों। अधिक क्षारीय होती है क्यों। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको इन दोनों की पहले स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि बेंजिल एमीन क्या होता है और एनिलीन क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बेंजिल समूह होता है वो टोलुइन से बनता है। आपने कभी एक कंपाउंड का नाम सुना होगा, टोलुइन, जो कुछ ऐसा होता था, CH3। इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दें इस कार्बन से तो ये बनता था CH2 वैलेंसी फ्री। इस समूह को बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन। और इससे जुड़ा हुआ है एमीन, एमीन का मतलब होता है NH2, तो ये हो गया बेंजिल एमीन। क्लियर है, ओके। उसके बाद हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन एक बहुत फेमस कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर नाम बहुत आसानी से हमें पता होता है, और एनिलीन होता है कि बेंजीन वलय से सीधा ही हमारा कौन जुड़ा हुआ है, NH2 समूह जुड़ा हुआ है। क्लियर है। दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है। ये आपका कौन है, एनिलीन। अब यहां आपसे पूछा गया है, या आपको दे दिया गया है कि बेंजिल एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। मतलब एनिलीन आपका क्या होता है, कम क्षारीय होता है, जबकि बेंजिल एमीन आपका क्या है, अधिक क्षारीय। तो इसका कारण क्या है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो क्षारीय होते हैं, क्षारीय कंपाउंड होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं।
इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, दान करते हैं। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो ही हमारा कौन होगा, अधिक क्षारीय होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एनिलीन है वो कम क्षारीय है और बेंजिल एमील जो है वो आपका क्या है, अधिक क्षारीय। उसका कारण सुने आप, ध्यान से सुनना कि होता क्या है कि इसके जो लॉन पेयर हैं और इसके जो लॉन पेयर हैं, तो एनिलीन के लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं, यहाँ पे अनुनाद में भाग ले लेते हैं, जिससे ये लॉन पेयर मुक्त नहीं रह पाते। ध्यान से सुनना, होता क्या है कि एनिलीन में क्या पाया जाता है, एनिलीन में अनुनाद के कारण इसके लॉन पेयर बेंजीन वलय में भाग लेते हैं, जो आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए या अतः इसलिए इसकी क्षारीयता कम होती है। क्लियर है। जबकि यहां क्या होता है, देखो ये एनिलीन है, यहां पर कोई संयुग्मन भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर का कोई संयुग्मन हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये जो लॉन पेयर है वो अनुनाद में भाग नहीं लेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं बेंजिल एमीन के, अर्थात इसके लॉन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये त्यागने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे इसकी क्षारीयता तुलनात्मक रूप से, यदि हम उसकी बात करें तो तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। आसान है कि नहीं है सवाल? ऐसे ही आपके यहां पे जो अमोनिया और आता है, इसी के रिस्पेक्ट में एक कंपाउंड और आता है, जैसे आपका अमोनिया है NH3। अब देखो अब आप बताएंगे NH3 ये अमोनिया है और ये एनिलीन है। ऐसा कहा जाता है कि अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय होती है, अर्थात एनिलीन कम क्षारीय होता है, अमोनिया अधिक क्षारीय होती है। उसका कारण भी यही है कि इसके जो लॉन पेयर है वो अनुनाद में भाग ले लेते हैं, जिससे आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि अमोनिया में कोई रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस नहीं होता है तो ये लॉन पेयर आसानी से हम त्याग सकते हैं, तो ये अधिक क्षारीय होगा अमोनिया। क्लियर है? ऐसा सवाल भी बन सकता है कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, क्यों, कारण दीजिए, तो वही कंसेप्ट काम करेगा, यहां आसानी से त्यागने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? गुड। आगे चलते हैं। तो ये अपना दूसरा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यहां से कुछ सवाल बनते हैं, ऐसे आ सकते हैं। अगला सवाल मिटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लेंगे। अगला सवाल है आपका, वो है कि जो आपका समायोता से रिलेटेड है। ऐसा सवाल है कि C4H11N अणुसूत्र वाले सभी संरचनात्मक समावयवी एमीन्स के एमीन की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। बेसिकली यहां सवाल में समावयवी एमीन की जगह यहां ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, प्राथमिक एमीन। क्लियर है? तो बेहतर रहेगा ऐसा लिखा हुआ है, कोई बड़ा इशू नहीं है, प्राथमिक एमीन आप ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो C4H11N अणुसूत्र वाले सभी संरचनात्मक समावयवी एमीन
या प्राथमिक एमीन की संरचना एवं IUPAC नाम दीजिए। बेसिकली यहां आपको पढ़ाया जाता है कि C4H11N को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C4H9NH2। मतलब यहां पर जो एमीन का जो समूह होगा वो हमेशा कौन होगा, प्राथमिक होगा। ये बात भी आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, गुड। अब हम देख लेते हैं कि इस अणुसूत्र वाले जो आपके कौन बनेंगे, समावयवी एमीन्स बनेंगे, वो कैसे बनाने हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सीधा सा है कि 4 कार्बन के जब आप एल्केन की बात करेंगे तो ब्यूटेन बनता है, और ब्यूटेन जो एल्केन है आपकी, ब्यूटेन जो आपकी एल्केन है उसके 2 समावयवी होते हैं, 2 समावयवी एल्केन होते हैं, समावयवी एल्केन होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आपका आइसोब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। क्लियर है। अब इन दोनों की बात करते हैं अपन। एन ब्यूटेन से तो कितने समावयवी बनेंगे, एल्किल समावयवी NH2 समूह लगा करके, और आइसोब्यूटेन से कितने बनेंगे, तो क्लियर करते हैं। तो CH3 CH2 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 सॉरी ब्यूटेन है तो CH3 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। ये आपका एन ब्यूटेन है, क्या है, एन ब्यूटेन, और ये आपका रहा आइसोब्यूटेन CH3 CH3 और ये CH3। इसे बोला जाता है आपके यहां पे आइसोब्यूटेन। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें एक हाइड्रोजन हटा करके कौन लगाना है, NH2 समूह लगाना है, तो इसके प्रतिस्थापी बना लेते हैं। तो देखो भाई, आप एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो चाहे यहां से हटा दो, संरचना समान बनेगी आपके यहां पे। तो ऐसा बनेगा CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री। क्लियर है। एक यहां से बनाएंगे तो ये बनेगा यहां से हटा लो चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से, तो दोनों कंडीशन एक ही बनने वाली है। तो ऐसा बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से बैलेंसी फ्री। इसी प्रकार यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी 2 आपके समावयवी बनेंगे, एक यहाँ से हटा दो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन चाहे यहाँ से हाइड्रोजन, तीनों को हटाने पर कंडीशन जो बनेगी वो सेम बनेगी, ध्यान रहे। देख लो CH3 CH CH3 CH2 वैलेंसी फ्री। क्लियर है। चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से एक स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद दूसरा कंपाउंड देखेंगे तो हम यहां से बना सकते हैं। तो ऐसा बनेगा CH3 CH3 वैलेंसी फ्री। अब हुआ क्या, ये आपके एल्किल समावयवी बन गए इसके C4H9 के। अब NH2 जोड़ना है तो आप यहां पर NH2 जोड़ दें जहां पर वैलेंसी फ्री है, यहां पर NH2 जोड़ दें, यहां पर NH2 जोड़ दें, यहां पर आप NH2 जोड़ दें। तो ये तो बन गई आपकी संरचनाएं, प्राथमिक एमीन की क्या बन गई है, संरचना। अब IUPAC नाम देना है। IUPAC नाम तो और भी आसान होता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो यहां पर सीधी एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लेंगे, अंकन करेंगे, अंकन उधर से करेंगे इधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले तो इधर से कम अंक मिल गया 1 2 3 4 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला को हम ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और एक पर क्या है NH2 तो ब्यूटेन 1 एमीन। क्लियर है, ब्यूटेन 1 एमीन। यहां हम बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो यही चुननी पड़ेगी, सबसे लंबी 4 कार्बन की। उधर से अंकन करेंगे इधर से प्रतिस्थापी या मूल क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले तो इधर 2 मिल रहा है 1 2 3 4, इधर से करते तो 1 2 3 मिलता तो गलत हो जाता। तो देखो यहां पे 4 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसे हम ब्यूटेन बोलते हैं। तो ब्यूटेन कौन भाई, ब्यूटेन। उसके बाद 2 पर क्या है NH2 तो 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुने तो इधर से चुन लिया। हमने कहा कि प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले, इधर से करेंगे तो 1 2 प्रतिस्थापी को मिल रहा है और क्रियात्मक समूह को 3 मिल रहा है, लेकिन हमें इधर से करना है तो क्रियात्मक समूह को सबसे पहले मिल जाएगा 2 3। अब आप देखो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, लेकिन हमें प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखना होता है तो 2 पर कौन है, मेथिल, 2 मेथिल और 3 कार्बन की को बोलते हैं प्रोपेन। और एमीन कहां पर है, 1 पर है तो प्रोपेन 1 एमीन। क्लियर है, ओके। इसमें देखते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनो। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो 1 2 नहीं 1 2 3 की चुन सकते, बिल्कुल 3 की चुन सकते हैं। अंकन करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा दोनों को, इसलिए कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे
आप लिखेंगे तो 2 पर कौन है, मैथिल, तो 2 मैथिल। और 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्लियर है। उसके बाद 2 पर ही कौन है, एमीन, तो प्रोपेन 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन जो होगा इसका आईयूपीएसी नाम होगा। आपके 2 नंबर का ये सवाल बनता है, यहां पे संरचना और आईयूपीएसी नाम दोनों पूछा है तो ये आपको क्या करना है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। हो जाएगा, आसान है, बिल्कुल आसान है। अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें, नोट करेंगे पॉज करके, समझने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ। और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ध्यान से देखो, शानदार सवाल है। चौथा सवाल है शायद, ये इंपॉर्टेंट सवालों में चौथा सवाल। ध्यान से देखो, ये है R C डबल बॉन्ड O NH2, सॉरी यहां R के स्थान पे हम कुछ लगा देते हैं, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH। इस अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है, करेंगे, पॉज करके ट्राई करेंगे, नहीं आता तो हम बताएंगे। क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा जैसे आपने लिया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 NH2 और इसकी आपने रिएक्शन करवा दी आपके यहां पे C6H5COCl से, आपको यह अभिक्रिया भी पूर्ण करनी है। क्लियर है। अगला देखो, अगला आपने लिया CH3N और इसकी अभिक्रिया आपने करवा दी नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई है आपने। क्लियर है। एक सवाल और देख लेते हैं हम यहीं पे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि एनिलीन, ध्यान से देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एनिलीन लिया और एनिलीन की जो रिएक्शन है हमने करवा दी नाइट्रिक आर्य मिक्सचर के साथ। देखो दिया गया है कॉन्सनट्रेट HNO3 और साथ ही दिया गया है कॉन्सनट्रेट H2SO4 का जो सॉल्यूशन है, इसके साथ जो रिएक्शन होगी वो हमारी कौन सी होगी। ये आपको सारे सवाल दिए गए हैं। बेसिकली इनको आपको पूर्ण करना है। कर सकते हैं आप, जरूर कर सकते हैं। तो देखो भाई ऐसा है, फटाक से इसको पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार देखते हैं। तो ये आपका है एमाइड। और एक बात हमेशा इन रिएक्शनों की ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमेशा अभिकारक और उत्पाद के नाम आपको आवश्यक रूप से लिखने हैं। जैसे इसका नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं एथेन एमाइड। क्या बोलते हैं, एथेन एमाइड, क्योंकि 2 कार्बन का है तो इसे बोलते हैं एथेन एमाइड, एथेन एमाइड। क्लियर है। इसे ब्रोमीन बोलते हैं, इसे क्षार बोलते हैं। ये एक रिएक्शन है जो हम एमीन बनाने की विधियों में पढ़ते हैं। क्लियर है। ये बनाने की विधि है एमीन बनाने की, और इस विधि का भी नाम होता है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से बोलते हैं इसे। तो ब्रोमीन होता है और क्षार होता है, क्षार के 4 अणु काम आते हैं और यहाँ पे जो ये CO है यहाँ से ये कम हो जाता है, CO निकलता है, तो ये बनता क्या है, ये बनता है CH3NH2। ध्यान रहे इस बात का, ये बनाने की विधि थी, आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, मैथेन एमीन बन गया। उसके बाद यहाँ से कुछ सब प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो कुछ ऐसे बनते हैं। सोडियम का एक कार्बोनेट बनता है Na2CO3। क्लियर है। एक बनता है NaBr, 2 NaBr बनता है और जल का अणु बाहर निकलता है 2H2O। ये रिएक्शन आप बार बार करोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो ऐसे रिएक्शन होती हैं। यहाँ बनता है मैथेनेमीन। आप इनको ना भी लिखें तो भी काम चल जाता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप लिख दें मैथेनेमीन। क्लियर है। मैथेनेमीन बना। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम ब्रोमाइड है और जल का अणु है। क्लियर है। इसे देखो, इसका नाम क्या होगा, आप इसका नाम बताएंगे फटाक से कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 कार्बन का क्या है, एल्केन है, तो प्रोपेन।
प्रोपेन, और 2 पर क्या है NH2, तो 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। ये आपका एक प्राथमिक एमीन है, इसकी रिएक्शन आपने करवानी है C6H5COCl के द्वारा। C6H5COCl बेसिकली आप इसको जानते होंगे, बेंजोइल क्लोराइड है ये। कौन है ये? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसको तो आपने देखा ही होगा। इसकी रिएक्शन करवानी इसके साथ, तो बेंजोइल क्लोराइड आपका कुछ ऐसा होता है C6H5C डबल बॉन्ड OCl। तो यहां से ये बंद टूटता है और यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो H और Cl निकल गया, तो HCl बाहर निकला, और जहां से टूटा है वहीं से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेसिकली ये कंपाउंड ऐसे कि ऐसे रहेगा CH3 और NH, एक हाइड्रोजन तो निकल गया, एक NH बचा, फिर बचा C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद आपका बचा है C6H5, तो इसको हम लिख देंगे C6H5। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो इस प्रकार से अब इसका हम नाम देख लेते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड का सबसे पहले नाम लिखते हैं, तो लिखते हैं N, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, N आइसोप्रोपिल, और ये एक एमाइड है, और बेसिकली हम इसे जानते हैं कि बेंजीनेमाइड हो जाएगा, बेंजीनेमाइड। तो C6H5 आपका बेंजीन वाला का एक समूह होता है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं बेंजीनेमाइड, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कार्बन की श्रृंखला, इसे फेनिल मान लो तो भी हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो दो नाम लिख देता हूं, N आइसोप्रोपिल बेंजीनेमाइड। क्लियर है? आप इसको भी ना लिखना चाहे तो आप एक काम करेंगे, एक कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे, ये कार्बन रहा, एक कार्बन, तो बेंजीनेमाइड की जगह क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं फेनिल, तो N आइसोप्रोपिल फेनिल। और एक कार्बन का एल्केन है तो मेथेन, और एमाइड है तो मेथेनेमाइड हो गया। बताओ कितना आसान है। नामकरण आप पे आना चाहिए, आसान नामकरण होते हैं, कंपाउंड को समझेंगे। क्लियर है? अगला देखो, ये देखो आप यहां पे, ये आपका तृतीयक एमीन है ट्राई मैथिल, और आपका कौन है ये एमीन, ट्राई मैथिल एमीन है, ये तृतीयक एमीन है। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएं। बेसिकली नाइट्रस अम्ल के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है, तो जो नाइट्रस अम्ल होता है वो एक अम्ल है, और अम्ल जो होते हैं वो H+ त्यागते हैं, और इसके पास H+ होता है, तो ये H+ जैसे ही H+ मिला, इसको क्षार है, आपकी एमीन्स क्या होती हैं, क्षारीय होती हैं, तो H+ को ग्रहण करके पहले तो अपने आप में एक लवण का निर्माण करेगा, तो एक लवण का निर्माण होगा यहाँ पे। बेसिकली यदि ये होता यहाँ पे तो अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन यहाँ अम्ल H+ प्रोड्यूस करते हैं, ये H+ को ग्रहण कर लेता है, तो ये बना देता है कुछ ऐसे, ये नाइट्रोजन इसके H+ को खा करके या ले करके तो बना देता है CH3NCH3CH3, और ये लॉन पेयर वाला एक बंध बना लेता है, तो इसके ऊपर आ जाता है धनावेश। क्लियर है? अब इससे कौन जुड़ जाएगा यहाँ पे, ऋण आयन, तो NO2- आयन जो होता है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, NO2-। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं ट्राईमेथिल अमोनियम, ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट। इसका नाम क्या बनता है, एक लवण बनता है, लवण बनता है जिसका नाम है ट्राईमेथिल अमोनियम, ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट। क्लियर है? अरे आसान है भाई, आपने पढ़े होंगे ये सारी रिएक्शन, ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट। ओके, इसे देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। ये यहां सीधा आपका जो एनिलीन है उसका क्या हो रहा है, नाइट्रीकरण, मतलब यहां ESR रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। लेकिन बच्चे यहां पर ESR की जो भी कंडीशन रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि NH2 एक समूह है, बेसिकली NH2 समूह जो होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। तो होनी चाहिए थी रिएक्शन कहां पे, ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय होती है, ये क्षारीय होती है तो ये अम्ल से H+ को पहले ही ले लेती है। ESR होने से पहले ये अम्ल से H+ को ग्रहण करके यहाँ एनिलीनियम आयन बना लेता है, और एनिलीनियम आयन बनते ही यहाँ हाइड्रोजन एक जुड़ गया, इसके पास धनावेश आ गया,
जैसे ही धनावेश आया ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन को खाने लगेगा, तो यहां पर धनावेश आ गया, यहां पर धनावेश आ जाता है, यहां पर धनावेश आ जाता है। अब ESR जुड़े तो जुड़े कहां पे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़े तो जुड़े कहां पे, E पॉजिटिव। यहां तो जुड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो धनायन हो गए हैं, धनायन हो गए हैं, तो यहां नहीं जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा भाई, जुड़ेगा तो गलती से कहां जुड़ सकता है, मेटा पोजीशन पे। तो एनिलीन के यदि सीधा नाइट्रीकरण करवाएं, सीधा क्या करवाएं, नाइट्रीकरण, तो होता क्या है, पैरा एमीन, पैरा पोजीशन पर या पैरा उत्पादों का निर्माण होता है, तो होता क्या है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है। यहां पे ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये NH2 रहा आपका, यहां पर लग जाएगा NO2 समूह, नाइट्रीकरण हो रहा है तो पैरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। यदि हम ऑर्थो पैरा का बनाएंगे तो होता, तब क्या करना पड़ेगा, इस NH2 समूह के प्रबल सक्रियणकारी प्रभाव को कम करना पड़ेगा, पहले इसका एसिटिलीकरण करवाना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्थो और पैरा पर प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा कि हम ESR में पढ़ते हैं। पूरा यदि चैप्टर डिस्कस हो रहा होता तो वहां तक की बातें होती। तो ये आपका बना है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्लियर है। ये आपका हुआ पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये भी जो ऐसे सवाल आते हैं वो भी 2 नंबर के आते हैं, 4 रिएक्शन दी गई हैं, एक एक जो रिएक्शन है वो आधे आधे नंबर की है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है, आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, उनके नाम नहीं दिए जाएंगे, तो आपको नाम लिखने हैं कि भाई इसे एथेनेमाइड बोलते हैं, इसे मैथेनेमीन बोलते हैं, इसे प्रोपेन टू एमीन बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड है, एन आइसोप्रोपिल फेनिल मैथेनेमाइड बन रहा है, यहां पर ट्राइमेथिलेमीन है, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन है, तो जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ट्राइमेथिल अमोनियम नाइट्राइट बनेगा जो एक लवण है, क्लियर है। एनिलीन से आप ESR करवाओगे तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। ये सारी चीजें आपको डिस्कस बतानी पड़ेंगी, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना दिक्कत हो सकती है, नाम के भी नंबर काट लेते हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से ही आपको बतानी है एग्जाम के अंदर, क्लियर है। अगला सवाल है कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, एक सा सवाल है, तो देखते हैं। सवाल एक बार मैं इधर लिख देता हूं, बाकी अपन डिस्कस इधर कर लेंगे। अगला सवाल है, पॉज करके नोट करेंगे, क्लियर है। देखो फटाक से, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सवाल देख लेते हैं। निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, बड़ा आसान सवाल है, थोड़ी अप्रोच होनी चाहिए, बड़े आसान सवाल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए मैथमेटिक्स की तरह इसमें नंबर मिलते हैं, आते हैं तो बड़ी आसान लगते हैं, नहीं आते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन यदि आप ऐसे डिस्कस करोगे, ऐसे सोच करके काम करोगे तो आपसे बहुत आसानी से आएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, पहला जो सवाल है वो है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। दूसरा सवाल सुन लें, दूसरा सवाल है हमारे पास, दूसरा सवाल है बेंजीन से डाइफेनिल। बेसिकली ये सवाल यहां का नहीं है, मैं दूसरा चेंज कर देता हूं, यहां हम बना लेते हैं एनिलीन से बना दिया हमने 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ऐसा सवाल कर देते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहां एक वेरिएशन मिलेगा, तीसरा है अपने यहां पे एनिलीन से, और किससे, एनिलीन से 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और चौथा जो सवाल है वो है आपका एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी, एनिलीन के ही है तो एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ध्यान रहे, वापस से सुनेंगे कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान समझो। एनिलीन होगा, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन से 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनाएंगे, आप सोचेंगे देखो कैसे करना है।
तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इन सवालों के लिए अपनी थोड़ी अप्रोच लगानी होती है। देखो ध्यान से कि एनिलीन लिया, एनिलीन से बनाना है आपको, क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है भाई, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है, एनिलीन से बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन। तो देखो बनाते कैसे हैं आपको हम बता देते हैं। तो एनिलीन है, एनिलीन आपका ऐसा होता है NH2, और क्लोरोबेंजीन बनाना है, इसका मतलब आपको करना क्या है, कुछ ऐसा बना करके लाना है, कुछ ऐसा बना करके क्या करना है, लाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बने, तो थोड़ा ये सोचना है कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं अपन, इस चैप्टर के अंदर ही देखना है थोड़ा सा कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, एनिलीन है। तो इसमें हमने देखा है कि BDC से हम क्लोरोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं। BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है, उससे हम क्लोरोबेंजीन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, सेंडमेयर से बना सकते हैं और गाटरमान से बना सकते हैं। दोनों रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन BDC बनना चाहिए पहले। तो BDC एनिलीन से बनता है आसानी से। तो कितना आसान हुआ कि एनिलीन से पहले क्या बना दो, BDC। BDC कैसे बनेगा एनिलीन से भाई, एनिलीन से BDC बहुत आसानी से बनता है, HNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवा दो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन के बीच में करवा दो, रिएक्शन वही है। HNO2 के स्थान पे NaNO2 भी काम में लिया जा सकता है, NaNO2 और HCl के साथ। क्लियर है, तो यहां बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, N2+ और Cl-। ठीक है, अब इस N2+ Cl- से क्लोरोबेंजीन तो बड़ी आसानी से बनता है, तो इससे आप सीधा ही क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या करना पड़ेगा, Q+ लवण लेना पड़ेगा, CuCl और HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, Q+ लवण के साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाती है। यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ ही HCl बाहर निकलता है, HCl, और ये क्लोरीन जाकर के यहां पे जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। सॉरी Q+ क्लोराइड है तो ये गाटरमान ही होगी, ये सैंडमेयर होगा, ये सैंडमेयर होगा। गाटरमान होता कॉपर चूर्ण होता तो ये होगा सैंडमेयर, सैंडमेयर अभिक्रिया। क्लियर है, तो ऐसे अपन क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। तो 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगी। पहले से BDC बनाओ, BDC से क्लोरोबेंजीन, आसान हुआ, गुड। अब दूसरा है एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनानी है। क्या कहा, एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्लियर है, तो नोट, इसको नोट कर सकते हैं आप, ऐसे ही आप बना सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं। मिटा दें, चलो आगे देखें भाई। एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ध्यान से देखेंगे बच्चे, ध्यान से, बेसिकली कंपाउंड बनाना है। एनिलीन ये रहा आपका, रहा एनिलीन, ये NH2। बनाना क्या है, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 कहीं भी लगा दो, Br और Br, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है। क्लियर है, तो देखो भाई इससे ये कैसे बने। तो भाई एक चीज आपको याद रखनी है कि 3 ब्रोमीन ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें बनते हो। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो हमने एनिलीन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें ESR पढ़ी थी, ESR पढ़ी थी, और हमने ब्रोमीनीकरण करवाया था इसका। तो इसका ब्रोमीनीकरण करवाते हैं कम ध्रुवीय विलायक ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, ब्रोमीन जल बोला जाता है। तो ये बनता था कुछ ऐसा कंपाउंड, ध्यान से देखना बच्चे, NH2 Br और यहां पे भी कौन, Br। क्लियर है, तो ये बन गया एनिलीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन।
किससे? एनिलीन से। क्या बन गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब हमें बनाना है, हमें तो ये बनाना है। तो देखो, यदि NH2 समूह यहां से हट जाए, मतलब NH2 यहां से हम हटा दें, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका हमें अपचयन करना पड़ेगा। हटाना है, कंपाउंड हटाना है। ये समूह यहां से हटाते हैं तो बेसिकली हम अपचयन करवाते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। हाइड्रोजन क्या करते हैं? इसमें डालते हैं तो हाइड्रोजन, तो NH3 बन जाएगा, निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा तो भाई बेंजीन बन सकता है। तो रिडक्शन करना पड़ेगा कंपाउंड का। तो रिडक्शन के लिए हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है H3PO2 और एक होता है एथेनॉल CH3CH2OH। इनके द्वारा अपचयन होता है तो आपका कौन बनता है? NH2 समूह यहां से गायब हो जाता है, NH3 निकल जाता है और ये कंपाउंड बन जाएगा। अपचयन करवाते हैं बनाने की, ये हमने पढ़ा है। जो आपका एनिलीन होता है उनका अपचयन कराया जाता है H3PO2 के द्वारा, और CH3CH2OH एथेनॉल, और फास्फोरस नहीं H3PO2 क्या नाम है इसका? फास्फोरस अम्ल भी बोलते थे इसे, फास्फोरस अम्ल। ये फास्फोरस का अम्ल है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? ये किससे बना दिया? एनिलीन से हमने बना दिया 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। यहां तक क्लियर है? अगला देखो, अगला है आपका एनिलीन से, सॉरी तीसरा, एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना है, 2,4,6। ये देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इसी में मिल गई। इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन आ गई। आप इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? यहां से इसे मिटा देंगे आप, और क्या बन जाएगा आपके यहां पे? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन तो गया आपका। सीधा आप क्या करवा दो? ब्रोमीनीकरण करवा दो, मिल जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसे देखते हैं, ये भी आसान है। एनिलीन से पॉज करके नोट करेंगे, अप्रोच सुनेंगे। सबसे पहले ऐसे देखना है कि ये बनते किससे हैं, फिर उसके बाद कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, पीछे से स्टार्ट करना है। जैसे मैं अभी इसी के बारे में और बात करता हूं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की बात हो रही है, तो फटाक से देख लेते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसे बनेगा, क्या है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कुछ ऐसा कंपाउंड होता है, N डबल बॉन्ड N, और ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। ये नहीं पता तो आप सवाल तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। लाइट और चले, हाँ। तो एनिलीन से बनाना है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो हमें बनाना है ये। तो बेसिकली हमने जब पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनते हुए देखा तो हमने देखा था कि वो BDC का जब हम युग्मन करवा रहे थे फिनॉल के साथ तो बन रहा था। तो भाई यदि हमें BDC मिल जाए तो हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करवा लेंगे। अब एनिलीन से BDC तो बड़ी आसानी से बनता है, बार बार बनाया हमने। कैसे बना सकते हैं? यदि हम इसकी रिएक्शन एनिलीन आपका मैं बना देता हूं सबसे पहले फटाक से। ये रहा आपका कौन? एनिलीन, NH2, और ये आपका एनिलीन रहा। इसका हमने करवा दिया रिएक्शन HNO2, ध्यान से सुनना, HNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाया है। तो ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये बन गया आपका, मैं यहां भी लगा सकता हूं N2+ और Cl-। और इसकी रिएक्शन अगर आप करवा दें फिनॉल के साथ, किसके साथ बेटा? फिनॉल के साथ, तो ये आपका बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, OH, और ये H। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये इधर क्यों नहीं आया? तो बेटा ये OH- आयन होता है, OH- आयन और Cl- आयन रिपल्सन करेंगे तो ये यहां से नहीं जुड़ेंगे, तो यहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। यहां से ये Cl और ये HCl बाहर निकाल देंगे, और HCl बाहर निकालने के बाद आपको कंपाउंड में N2 यहां जुड़ा हुआ मिलेगा, और ये OH पैरा पर ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहां से कौन निकल गया? -HCl, तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो
बेहतर लगा होगा, पसंद आया होगा, और जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।